हेलो दोस्तों, बुक्स और हम आपका बहुत स्वागत करता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने माइंडसेट पार्ट 1 डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम माइंडसेट का सेकंड पार्ट मतलब लास्ट के 4 चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो आइए चैप्टर 5 डिस्कस करते हैं, बिजनेस, माइंडसेट एंड लीडरशिप। 2001 में एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई जिसने पूरी कॉर्पोरेट दुनिया को हिलाकर रख दिया। एनरॉन, जो कि एक बहुत ही बड़ी अमेरिकन एनर्जी और सर्विसेज की कंपनी थी, अचानक से बैंकरप्ट हो गई। इसका कारण क्या था? असल में एक नया ट्रेंड अमेरिकन कंपनियों में देखने को मिला था, जिसमें बस टैलेंटेड दिखने वाले लोग जिन्होंने बहुत ही फेमस कॉलेजेस से पढ़ाई करी थी, उन्हीं को हायर किया जाने लगा और बड़े सैलरी पैकेजेस देने लगे। एक कल्चर बन गया जिसमें टैलेंट की पूजा होने लगी। इसमें एम्प्लॉइज और पूरा वर्क कल्चर फिक्स माइंडसेट में चले गए। हर किसी का ध्यान बस अपनी स्टार और टैलेंटेड इमेज को बनाए रखने पर था, ना कि कंपनी की ग्रोथ पर। जिम कॉलिंस एक लेखक और रिसर्चर थे जिन्होंने अपनी टीम के साथ 5 साल तक एक रिसर्च करी 11 कंपनियों पर, जिनके स्टॉक्स आसमान छू रहे थे और कम से कम 15 साल तक वह इंडस्ट्री में जमी हुई थी। कॉलिंस ने अपनी बुक गुड टू ग्रेट में लिखा है कि एक बड़ा फैक्टर जिस पे कंपनी की सक्सेस मैटर करती है वो है कि कंपनी का लीडर किस तरह का है। फिक्स माइंडसेट के एक सीईओ ली आयकोका का उदाहरण लेते हैं। आयकोका पहले फोर्ड कंपनी में एक एम्प्लॉय थे और वह हर टाइम हेनरी फोर्ड सेकंड की नजरों में ऊंचा दिखने में जुटे रहते थे। उनका मानना था कि फोर्ड हेडक्वार्टर एक शानदार महल है और हेनरी फोर्ड उसके राजा हैं और वह शहजादे हैं। वे खुद को एक रॉयल क्वालिटी का एम्प्लॉय मानने लगे थे। अचानक से हेनरी फोर्ड ने उनको फायर कर दिया। आयकोका के लिए ये बहुत ही ज्यादा निराशाजनक था। वे हर बात को क्वेश्चन करने लगी कि क्या वो असली में सुपीरियर हैं भी या उनमें कोई कमी है जो हेनरी फोर्ड ने देख ली है। फिर आयकोका ने क्राइसलर मोटर्स ज्वाइन की एज अ सीईओ, जो फोर्ड की एक राइवल कंपनी थी। ठीक लोग हायर करके और अच्छे बिजनेस मॉडल्स के जरिए उन्होंने क्राइसलर को डूबने से बचा लिया फिलहाल के लिए। इस जीत से उनमें फिर से फिक्स माइंडसेट जगा, पर कुछ समय बाद ही क्राइसलर दोबारा घाटे में जाने लगी थी। इसका बस एक कारण था, आयकोका अपनी कंपनी का टाइम अपनी पब्लिक इमेज बेदाग रखने में और वॉल स्ट्रीट को इंप्रेस करने में लगाने लगे थे, जबकि जरूरत यह थी कि उनकी कंपनी नए कार डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करे। मार्केट में जापानी इंपोर्ट आने लगे थे। यह अमेरिकन कंपनियों के लिए एक बहुत ही कठिन समय था। ऐसे में अपनी तकनीक को बेहतर बनाने की जगह आयकोका ने जापानी कंपनियों पर गुस्से भरे आरोप लगाना शुरू कर दिया। जहां वर्कर्स और कंपनी एनवायरनमेंट बहुत ही खराब होते जा रहे थे, वे अपना शानदार $2 मिलियन का स्वीट रेनोवेट करा रहे थे और शाही क्रिसमस पार्टीज दे रहे थे। आखिर में कंपनी को बचाने के लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनको सीईओ के पद से हटाने का निर्णय लिया। आयकोका की तरह ही फिक्स माइंडसेट के जो लीडर्स हैं, जो सीईओज हैं, उनमें कुछ बातें कॉमन है। जैसे उन्होंने शुरू में यह बात तय नहीं की थी कि वे कंपनी को हार्म पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल डिसीजन लेते वक्त उन्होंने अपनी पब्लिक इमेज और ईगो को ऊपर दिखाने का रास्ता चुना, ना कि कंपनी का हित। दूसरा, इनकी दुनिया बस निजी ग्रेटनेस की बन गई, जहां ये लीडर्स राजा जैसे होते हैं और ऐशो आराम एंजॉय करते रहते हैं। आइए ग्रोथ माइंडसेट में जैक वेल्च का उदाहरण लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट लीडर्स के बारे में जानना असली में एक नई दुनिया में एंटर करने जैसा है। जैक वेल्च ने जनरल इलेक्ट्रॉनिक 1980 में सीईओ के पद पर ज्वाइन की थी। 20 साल बाद कंपनी $14 बिलियन से बढ़कर उसकी वैल्यू $490 बिलियन तक पहुंच गई थी। आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी जीत उन्होंने कैसे हासिल की। वेल्च खुद अपनी कंपनी के फैक्ट्रियों में विजिट करते थे, वर्कर्स से फर्स्ट हैंड फीडबैक लेते थे और सीखते थे। उनमें आयकोका की तरह आई एम अ हीरो वाली कोई भी सोच नहीं थी। वे बहुत ग्राउंडेड थे। अपनी ऑटोबायोग्राफी के एक चैप्टर टू फुल ऑफ माई सेल्फ में वेल्च कहते हैं कि उन्होंने एक बार किडर पीबडी नाम की एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म खरीद ली थी। वह डिजास्टर निकली, उनको $100 मिलियन का घाटा हुआ, इसलिए उन्होंने इससे एक सीख ली। उन्हें ग्रोथ माइंडसेट वाला गाइड बनना था, ना कि एक जज। वे अपने एम्प्लॉय भी उनके सीखने के माइंडसेट पर रखते थे, ना कि फैंसी डिग्रियों के माइंडसेट पे। उन्होंने कंपनी को भी सेल्फ इंप्रूवमेंट के सिद्धांतों पर चलाया। उन्होंने कंपनी में एक इंडिविजुअल आइडिया से ज्यादा टीम आइडियाज को रिवॉर्ड दिया। इससे पूरी कंपनी में टीम वर्क की स्पिरिट जगी और इसीलिए वह कंपनी इतनी बड़ी बन पाई। 1970 के शुरू में इरविंग जेनिस ने एक नई टर्म ग्रुप थिंग इजाद की। इसका मतलब है कि जब पूरा का पूरा ग्रुप, उसके सारे लोग एक ही तरह की सोच रखने लगते हैं और कोई भी किसी भी चीज को क्रिटिक या डिसएग्री नहीं करता। इसी महाभावना के कारण एनरॉन जैसी कंपनी घाटे में चली जाती है। दूसरी ओर एचपी जैसी कंपनी के को फाउंडर डेविड पैकर्ड एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एचपी कंपनी के एक एम्प्लॉय को बोला गया था कि तुम एक डिस्प्ले मॉनिटर था जिसकी सेल और उस पर काम करना बंद कर दो। वह एम्प्लॉय एक छुट्टी पर चला गया कैलिफोर्निया और वहां उसने अलग अलग आम लोगों से उस मॉनिटर का फीडबैक जाना। लोगों को वह मॉनिटर काफी पसंद आया। उस एम्प्लॉय ने अपने मैनेजर को वापस आके प्रोडक्शन करते रहने के लिए मना लिया। अंत में कंपनी ने 17,000 मॉनिटर बेचे और $35 मिलियन का उनको मुनाफा हुआ। इस एम्प्लॉय को डेविड ने एक मेडल देकर सम्मानित किया, क्योंकि वह ग्रुप से अलग सोच रखता था। हर बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में अपनी राय रखने वाले बिना जजमेंट की डिस्कशन जरूरी है, ताकि लोग भेड़चाल में ना चलें और इनोवेटिव आइडियाज सामने आ सके। चैप्टर 6, रिलेशनशिप्स, माइंडसेट्स इन लव और नॉट। क्या आपका कभी दिल टूटा है? आपकी लाइफ में कोई आया हो और आपको एक उम्मीद जगी हो कि यह इंसान मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा, पर किसी ना किसी तरह वह वर्कआउट नहीं हो पाया।
कुछ लोग ऐसे एक्सपीरियंस के बाद दोबारा अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं बना पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। वहीं कुछ लोग इस ब्रेकअप से उभर जाते हैं और मूव ऑन करना सीख लेते हैं। इन दोनों तरह के लोगों में क्या फर्क होता है, यह जानने के लिए 100 से ज्यादा लोगों को इंटरव्यू किया गया जो ब्रेकअप में रिजेक्शन से गुजर चुके थे। उनसे पूछा गया कि आप लोगों ने हार्ट ब्रेक को कैसे हैंडल किया। यहाँ पता चला कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग ब्रेकअप में रिजेक्टेड फील करते हैं। खुद पर वह किसी न किसी तरह का नेगेटिव लेबल लगा लेते हैं कि शायद मैं अनलवेबल हूँ, मेरे लुक्स इतने अच्छे नहीं, या मुझ में कोई और कमी है जिसे मैं ठीक नहीं कर सकता। आपने सुना होगा रिवेंज इज स्वीट। इनमें से कुछ लोगों में एक इंटेंस भावना जगती है अपने एक्स पार्टनर से बदला लेने की। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग भी ब्रेकअप से बुरी तरह निराश होते हैं। उन्हें भी काफी समय लगता है, पर वह अंत में मूव ऑन करना सीख लेते हैं। उनका मानना होता है कि हर रिलेशनशिप से उन्हें अपने बारे में और अपने आइडियल पार्टनर के बारे में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं और पता चलता है कि अंत में वह किस तरह के इंसान के साथ जीवन बिता पाएंगे। अगर आप रिलेशनशिप में एक फिक्स माइंडसेट रखते हैं तो आप 3 तरह की सोच रखते होंगे। पहला, आपकी क्वालिटीज फिक्स्ड हैं। दूसरा, आपके पार्टनर की क्वालिटीज फिक्स्ड हैं। और तीसरा कि आप दोनों की रिलेशनशिप की भी क्वालिटीज फिक्स्ड हैं। फिक्स माइंडसेट में आप ये तीनों चीजें चेंज नहीं कर सकते। ये माइंडसेट रखने वाले लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ये समझाने के लिए हम 3 सोच लेते हैं। पहली, अगर हमें रिश्ते में काम करना पड़ रहा है तो इसका मतलब हमारा रिलेशनशिप ठीक नहीं। लोगों को लगता है कि ऑटोमेटिकली सब कुछ हमारी लव लाइफ में अच्छा ही अच्छा हो, जैसे कहानियों में सिंड्रेला या स्लीपिंग ब्यूटी को परफेक्ट पार्टनर मिल जाता है, बिल्कुल वैसा ही हो। आप किसी भी रिलेशनशिप काउंसलर के पास जाएंगे तो वह आपको बताएगा कि परफेक्ट कुछ नहीं होता। हर चीज की तरह जीवन में हमें अपने पार्टनर को समझने पर भी काम करना पड़ता है। दूसरी सोच है माइंड रीडिंग की। कुछ लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मेरा या मेरी पार्टनर मेरे बिना कुछ बोले ही मेरे मन की हर बात और मेरी हर जरूरत को समझ जाए, किसी बातचीत की तो जरूरत ही ना हो। काफी बार ऐसा नहीं हो सकता, तो हमें कम्युनिकेट करना चाहिए और अंदर ही अंदर घुटते हुए नहीं रहना चाहिए। तीसरी सोच, मेरी हर बात पर मेरे पार्टनर की 100% ट्राई मिलनी चाहिए। हम दोनों की बिल्कुल एक जैसी सोच होनी चाहिए। आप समझ ही गए होंगे कि ये सोच तो अनबिलीवेबल है, क्योंकि यह संभव नहीं। एक कपल का एग्जांपल दिया गया है जिन्होंने यंग एज में शादी कर ली। शादी के बाद समझ में आया कि लड़के को चाहिए कि वे कंट्री साइड में एक छोटा सा घर लेकर अपना जीवन वहां काटें, जबकि जो लड़की है वो पूरी लाइफ ऐसे ही घरों में रही है और उसकी आशा होती है कि वे लोग शहर में रहें। अब इस लाइफस्टाइल चॉइस पर वे लगातार झगड़ते रहते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते। तो ये सारी सोच हमारे फिक्स माइंडसेट से आती हैं और हमें इन सब पे काम करना चाहिए, क्योंकि इसी तरह हम अच्छे रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हैं। हर रिलेशनशिप की तरह फ्रेंडशिप्स में भी हमको एक दूसरे से जुड़कर लाइफ में आगे बढ़ते रहने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। कभी कभी हमें छोटी छोटी चीजों पर रिअश्योरेंस चाहिए होता है, जैसे कि मैं एक एग्जाम में फेल हो गया, टेल मी आई एम नॉट स्टूपिड, और हमारे दोस्त हमको प्रोत्साहन देते हैं, मोटिवेट करते हैं। आफ्टर ऑल हम लोग सोशल एनिमल्स कहलाए जाते हैं और हमें अच्छे कनेक्शंस और दोस्त की लाइफ में बहुत जरूरत होती है। इसी तरह हमको लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कहते हैं कि वे हमारे दोस्त हैं, पर बातों बातों में मीठा बनकर हमको नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। लेखिका कहती हैं कि अब अगर आपको कभी शक है कि वह इंसान आपका अच्छा दोस्त है या नहीं, तो आप ये सोचें कि आपको लाइफ में कभी कोई जॉब, प्रमोशन या कोई भी अच्छी खुशखबरी मिली तो क्या आप इस इंसान को खुशी से बता सकते हैं? असल में नाटकीय लोग अंदर ही अंदर हमारी सफलता और खुशी से जलते रहते हैं। एक सिर्फ अच्छा दोस्त ही होगा जो आपकी खुशी में आपके साथ खुश हो सकेगा। चैप्टर 7, पेरेंट्स, टीचर्स एंड कोचेस, वेयर डू माइंडसेट्स कम फ्रॉम। कोई भी पेरेंट यही चाहेगा कि कुछ भी करके अपने बच्चों को सक्सेसफुल बना सके। तब भी कई बार हम हमारे शब्द और एक्शन से अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस खत्म कर देते हैं। जब आप बोलते हैं वाह तुम बहुत स्मार्ट हो, तुमने जल्दी सीख लिया, या ये ड्राइंग देखो तुम अगली पिकासो हो, या फिर तुम ब्रिलियंट हो, तुमने बिना पढ़े ए लाया है, तो ये मैसेज बच्चों को तारीफ नहीं लगता। वे सोचते हैं कि अगर मैं जल्दी नहीं सीख पाया तो मैं स्मार्ट नहीं, मैं ज्यादा हार्ड ड्राइंग नहीं बनाऊंगी, नहीं तो इनको पता चल जाएगा कि मैं कोई पिकासो नहीं, मुझे पढ़ने में कोशिश नहीं करनी है, नहीं तो ये लोग सोचेंगे कि मैं ब्रिलियंट नहीं। ग्रोथ पर मैसेजेस। तो क्या आप बच्चों की तारीफ करना बिल्कुल बंद कर दे? नहीं, बस कैसी तारीफ करनी है उस पर खास ध्यान दीजिए। उदाहरण के लिए, तुमने टेस्ट के लिए काफी मेहनत से पढ़ाई करी, काफी चीजें अंडरलाइन करी, दोबारा चैप्टर्स पढ़े, तभी यह वर्कआउट किया। या फिर तुमने जिस पैशन के साथ पियानो बजाया उससे मुझे काफी जॉय फील हुआ, तुम्हें कैसा लगा? अगर बच्चा टेस्ट या किसी चीज में मेहनत करने के बाद भी अच्छा ना कर पाए तो आप कह सकते हैं हर कोई अलग तरह से सीखता है, शायद ये स्ट्रैटेजी अभी काम नहीं की, ट्राई करते रहेंगे, साथ में फिगर आउट कर लेंगे हम इसे। फेलियर्स पर मैसेजेस। 9 साल की एलिजाबेथ अपने पेरेंट्स के साथ अपने पहले जिम्नास्टिक कंपटीशन में हिस्सा लेती है। वह फ्लेक्सिबल और एनर्जेटिक थी, कुछ टाइम से जिम्नास्टिक्स की ट्रेनिंग ले रही थी जो उसे काफी पसंद थी। मेहनत के बाद भी कंपटीशन में वह कोई भी इवेंट में जीत नहीं पाती। अगर आप एलिजाबेथ के पेरेंट्स होते तो दिए गए 5 स्टेटमेंट्स में उसे क्या कहते? पहला, तुमने बेस्ट परफॉर्म किया। दूसरा, इनाम तुम्हें ही मिलना था, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। तीसरा, जिम्नास्टिक वैसे भी इम्पोर्टेंट नहीं है। चौथा, तुम में काबिलियत है, देखना अगली बार तुम पक्का जीतोगी। या 5वां, तुम अभी जीतना डिजर्व नहीं करती। आप बताइए इनमें से आप क्या कहेंगे? इन स्टेटमेंट्स पर गौर करते हैं। पहला, कहना कि तुमने बेस्ट किया असल में सच नहीं है और यह आपके बच्चे को भी पता है। दूसरा, बोलना कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है असल में बच्चे को यही सिखाएगा कि अपनी हार का जिम्मा दूसरों पर कैसे डालना है, क्योंकि आप में कोई कमी नहीं। तीसरा,
जिम्नास्टिक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इस स्टेटमेंट से बच्ची यही सीखेगी कि जिस चीज में आप शुरू में ही एकदम से अच्छा ना करें, उसे छोड़ा भी जा सकता है। चौथा, आपको लग रहा होगा कि यह कहना हेल्पफुल है कि तुम में काबिलियत है, अगली बार तुम पक्का जीतोगी, लेकिन असल में यह उसे दर्शा रहा है कि वह ऑटोमेटिकली अगली बार जीत जाएगी, उसे कोई स्ट्रैटेजी नहीं मिल रही। आप मानो या ना मानो, ये कहना सबसे ज्यादा हेल्पफुल है कि तुम अभी जीतना डिजर्व नहीं करती। ये शब्द चाहे बच्चे को कड़वे लगे, पर वह सच है। आप इन्हें कहने का तरीका बेहतर बना सकते हैं। जैसे एलिजाबेथ के पिता ने उनसे बोला, मैं समझ सकता हूँ कि अपना बेस्ट देने के बाद ऐसा होने पर तुम बहुत डिसअपॉइंटेड हो, पर सच कहूँ तो तुमने अभी यह अवार्ड अर्न नहीं किया है। बहुत सी लड़कियां तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और हार्डवर्किंग थी। अगर ये अवार्ड तुम सही में जीतना चाहती हो, डिजर्व करना चाहती हो, तो और मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरह से बच्ची को सहानुभूति ही नहीं बल्कि आगे मेहनत करने पर प्रेरणा मिलती है। वह अपनी मेहनत के तरीके और स्ट्रैटेजीज चेंज करती है और अगले टूर्नामेंट में काफी मेडल जीत कर लाती है। इस कहानी से हमें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का महत्व समझ में आता है। लेखिका कुछ बेहतरीन टीचर्स के बारे में बताती है। मार्वा कॉलिंस और राफेल एस्कीथ के स्कूल्स में अंडर प्रिविलेज्ड एरिया से बच्चे आते थे, जिनसे ज्यादातर एजुकेशन सिस्टम को कोई भी उम्मीद नहीं थी। कॉलिंस और एस्कीथ के स्टूडेंट्स को उनसे जो इन्फ्लुएंस मिला, उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। वे बड़े बड़े ऑथर्स की नॉवेल्स पढ़ते, अपने से बड़ी क्लासेस के लेवल का मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट सॉल्व करते और बड़े बड़े कॉम्पिटिशंस में हिस्सा लेते। इन बच्चों को समझ आ गया, चाहे ये लोग समाज की बिल्कुल निचली श्रेणी से ही क्यों ना आते हों, लेकिन लगातार एफर्ट डालने से इनका पूरा जीवन बदल सकता है। बास्केटबॉल कोच जॉन वुडन ने यूसीएलए की टीम को 9 साल तक एनसीएए नाम की चैंपियनशिप में लीड किया और बुलंदियों तक पहुंचाया। ग्रोथ माइंडसेट की कौन सी स्ट्रैटेजीज और अप्रोच है जो इन सब ने इस्तेमाल की? पहला, हाई स्टैंडर्ड्स विद अ नर्चरिंग एटमॉस्फेयर। ये टीचर्स और कोच बहुत ही प्यार और नर्चरिंग तरीके से सिखाते थे। इसका मतलब यह नहीं था कि ये लोग अपने स्टैंडर्ड्स कम कर रहे हैं, लेकिन सिखाने में एक अफेक्शन का माहौल बना रहता था। बच्चों से उम्मीद थी कि वह मुश्किल दिखने वाले सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे। इसके लिए उनको गलतियों से डरने की जगह अच्छी स्ट्रैटेजीज से सिखाया जाता था। सेकंड, हार्ड वर्क एंड मोर हार्ड वर्क। कॉलिंस और एस्कीथ ऐसे टीचर्स नहीं थे जो बच्चों को उनका काम बता के उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वह अपना काम खुद कर लेंगे। हर दिन घंटों लगाकर रीडिंग प्लान्स बनाए जाते, हर बच्चे की क्षमता के हिसाब से उसे काम दिया जाता। हर स्टेप पे ये टीचर्स बच्चों के साथ ही चलते थे। तीसरा, प्रिपेयरिंग देम फॉर लाइफ। वुडन की कोई ऐसी डिमांड नहीं थी कि उसके प्लेयर कोई भी गेम ना हारे, बस वे ये चाहते थे कि हर दिन उनकी टीम पूरी मेहनत करे, हर गेम में पूरी तैयारी और एफर्ट के साथ खेला जाए। उनकी ट्रेनिंग के साथ उनके प्लेयर्स को लाइफ में बहुत ही कीमती लेसन्स मिले। फॉल्स फिक्स माइंडसेट क्या है, इसको इस टेबल के जरिए समझते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, कुछ लोगों को लगता है कि अगर मेरे अंदर कोई अच्छी क्वालिटी है तो उसे मैं ग्रोथ माइंडसेट का नाम दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं ओपन माइंडेड हूँ, पर यह गलत है। ग्रोथ माइंडसेट में आप चाहे कितनी ही अच्छी क्वालिटीज ना रखते हो, अगर आप अपनी काबिलियत को बढ़ाने के लिए एफर्ट नहीं डाल रहे तो वह ग्रोथ माइंडसेट नहीं है। दूसरा, लोगों को लगता है एफर्ट करने का नाम ही ग्रोथ माइंडसेट है। असल में एफर्ट के साथ ग्रोथ माइंडसेट में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे नई स्ट्रैटेजी बनाना, अलग अलग तरीके से एक चीज को सीखने की कोशिश करना, हेल्प लेना और आगे बढ़ना। तीसरा, फॉल्स माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कि आप अपने बच्चे को बोलें कि वे कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, यह सच है कि वह कुछ भी कर सकते हैं, पर ग्रोथ माइंडसेट में आप बोलने के साथ उसकी हेल्प करते हैं ताकि वह उन स्किल्स को सीख पाए और उससे वह रिसोर्सेज मिल पाए जिससे उसकी प्रोग्रेस बढ़ती रहे और वह अपने गोल तक पहुंच पाए। लास्ट चैप्टर, चैप्टर 8, चेंजिंग माइंडसेट्स। स्टडीज बताती हैं कि लोगों का फिक्स माइंडसेट कैसे उनके दिमाग में एक मोनोलॉग यानी एक स्पीच की तरह चलता रहता है और हर हो रही चीज को काफी स्ट्रांगली इवैल्यूएट करता रहता है। जैसे आप किसी टेस्ट में कम नंबर लाए तो यह आपसे बोलेगा तुम लूजर ही हो। इस चैप्टर में लेखिका इस इंटरनल मोनोलॉग को बदलने के तरीके बताती हैं। लेखिका ने अपनी टीचिंग्स को यंग बच्चों तक 3 तरह से पहुंचाया। पहला, माइंडसेट लेक्चर्स। उन्होंने हर साल अंडर ग्रेजुएट के बच्चों को माइंडसेट पर लेक्चर्स दिए। काफी बच्चों ने अपने शब्दों में इन लेक्चर्स का फीडबैक ऑथर को लिखा है कि कैसे उनका जीवन चेंज हो पाया। दूसरा, माइंडसेट वर्कशॉप। लेखिका ने टीनेजर स्कूल किड्स के लिए एक ग्रोथ माइंडसेट की वर्कशॉप तैयार की, जिसमें उन्होंने सिखाया कि कैसे हर नए चैलेंज के साथ ब्रेन सेल्स ग्रो करते रहते हैं और हमारा ब्रेन स्मार्ट बनता है, जैसे कोई फॉरेन लैंग्वेज या नया सब्जेक्ट सीखने पर। इस वर्कशॉप के साथ साथ स्कूल में एक दूसरी वर्कशॉप भी चलाई जा रही थी जिसमें आम स्टडी स्किल्स सिखाए जाते थे, पर ग्रोथ माइंडसेट नहीं। टीचर्स को भी ये नहीं पता था कि कौन सा बच्चा कौन सी वर्कशॉप अटेंड कर रहा है। टीचर्स कहती हैं कि कुछ बच्चों का क्लास में और असाइनमेंट्स में एक सरप्राइजिंगली बड़ा इंप्रूवमेंट देखा गया, तो इससे उन टीचर्स को समझ आ गया कि उन्होंने जरूर ग्रोथ माइंडसेट वाली वर्कशॉप ही अटेंड की होगी। तीसरा है ब्रेनोलॉजी प्रोग्राम। सभी लेक्चर्स की टीचिंग्स को एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर एक कंप्यूटर प्रोग्राम में डाला गया, जहां एनिमेटेड टीनेजर्स क्रिस और डालिया के जरिए उनका उदाहरण देकर बच्चों को ग्रोथ माइंडसेट समझाया गया। इस प्रोग्राम को 20 स्कूलों में भेजा गया। चेंज यानी बदलाव। लेखिका कहती है कि फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में आना इतना आसान नहीं है। फिक्स माइंडसेट आपको अपनी एक छवि देता है जो सालों से आपके ब्रेन में वायर्ड है। वह छवि आपकी सोच का एक बड़ा हिस्सा है। बहुत मुश्किल है कि इस छवि को ऐसे माइंडसेट से रिप्लेस किया जाए जो आपको चैलेंजेस, स्ट्रगल और हार को अपनाने को बोलता हो। पर अब आपको अपने फिक्स माइंडसेट की बातों में पढ़ने की जगह ग्रोथ पर ही फोकस करना है। बुरा फील करते समय भी सही स्टेप लिया जा सकता है। लेखिका अपना उदाहरण देकर कहती हैं कि कई बार जब उनको सेटबैक का सामना करना पड़ता है तो वह ग्रोथ माइंडसेट से आगे बढ़ने का प्लान बनाती हैं। इसके बावजूद काफी रातों में वह अपने आप को ऐसे सपनों के बीच पाती हैं जहां उनको लॉस, फेलियर या रिजेक्शन से गुजरना पड़ रहा हो। यह सपने उनके पास से जुड़े होते हैं और उनका फिक्स माइंडसेट ट्रिगर कर रहे होते हैं।
लेखिका को बहुत बेटर फील होता अगर यह सपने उनको हॉन्ट ना करते, पर फिर भी उनको पता है कि एक्शन बहुत जरूरी है। फोकस के साथ एक्शन करना है, ग्रोथ का प्लान बनाकर उसे फॉलो करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ माइंडसेट तक पहुंचने के लिए आप ये 4 स्टेप की जर्नी अपना सकते हैं। द जर्नी स्टेप 1। आपको हैरानी होगी, लेकिन लेखिका कहती हैं कि पहला स्टेप यही है कि आप अपने फिक्स माइंडसेट को पूरी तरह से अपना लीजिए, बिना किसी शर्म के। आखिर वह हम सबके पास है। द जर्नी स्टेप 2। आपका फिक्स माइंडसेट किन चीजों से ट्रिगर होता है उन्हें जाने। यह हो सकता है कि जब आप नया चैलेंज लेने जा रहे हों, जैसे कोई नई जॉब, या फिर जब आप कोई काम में फंसे हों, उससे बाहर ना निकल पा रहे हों और फ्रस्ट्रेशन के मारे उसे छोड़ देने का निर्णय लेने वाले हों, या जब आपको लगे कि आपका कोई लाइफ का बड़ा डिसीजन गलत हो गया है। जब आप अपने फिक्स माइंडसेट के ट्रिगर साफ रियलाइज कर लें, तो उसके बाद उन्हें जज मत करिए, बस उन्हें ऑब्जर्व करिए। द जर्नी स्टेप 3। अपने फिक्स माइंडसेट के थॉट्स, डर, सोच, इस पूरी पर्सनैलिटी को एक नाम दे दीजिए। जैसे कि एक लड़के ने अपने फिक्स माइंडसेट के पर्सोना यानी उसके व्यक्तित्व को जैक का नाम दिया। लड़का बोलता है, जैक मेरा डोमिनेटिंग, अड़ियल, गुस्सैल फिक्स माइंडसेट पर्सोना है। वह मेरा कॉन्फिडेंस खराब करता है। उसे ना हार्डवर्क पसंद है, ना ही इम्परफेक्शन। फेलियर का हल्का सा भी एहसास होते ही जैक एंट्री मार लेता है। क्या तुम इस टेस्ट में सेकंड आए? रेस में हार गए? अरे तुमसे तो आर्ट भी नहीं होती। जैक ये कन्विंस कराता रहता है कि सब फेलियर्स परमानेंट हैं। आप अपने फिक्स माइंडसेट के पर्सोना का नाम किसी पर भी रख सकते हैं, जैसे आपके जीवन का कोई व्यक्ति, किसी किताब या फिल्म का कोई फिक्स माइंडसेट कैरेक्टर, या फिर कोई भी नाम जो आपको पसंद नहीं है। द जर्नी स्टेप 4। अब आप अवेयर हैं अपने फिक्स माइंडसेट ट्रिगर्स और उसके पर्सोना से। आपने उसको एक नाम दे दिया है, जैसे कि जैक। अब आप उसे एजुकेट करें और अपने साथ ग्रोथ की जर्नी पर चलने का स्पेस दें। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर कोई नई चीज करें, तो रेडी रहिए, जैक जरूर विजिट करेगा। उसे अपने शब्द और डर जाहिर करने दीजिए। जब वह शांत होने लगे, तो उससे कहिए, हाँ ये पॉसिबल है कि इस काम में मैं इतना अच्छा नहीं, लेकिन मेरे पास एक प्लान है, तो इस प्लान पर काम करते हैं। जब आप लाइफ की कोई प्रेशर भरी सिचुएशन में हो, तो लगातार जैक से बात करते रहिए, उसे काम डाउन कराइए, लेकिन फोकस अपने ग्रोथ के नेक्स्ट स्टेप पर ही रखिए। जैसे जैसे आप ये करते रहेंगे, जैक का आपके ऊपर पावर और कंट्रोल कम होने लगेगा, क्योंकि उसे दिख जाएगा कि आप नए चैलेंजेस से डर नहीं रहे हैं और फेलियर्स के बाद भी उठ खड़े हो रहे हैं। चैप्टर के आखिर में लेखिका ग्रोथ माइंडसेट की एक ग्राफिक समरी और कुछ क्वेश्चंस देती हैं। इनको आप प्रिंट कराकर ऐसी जगह लगा सकते हैं जहां आप इन्हें सुबह देख पाएंगे, जैसे कि आपका कोई मिरर, वर्क टेबल या किचन का कोई टेबल। इसे देख के आप खुद को रिमाइंड कराइए कि फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में क्या डिफरेंसेस हैं। उसके बाद दिन में आगे बढ़ने से पहले आप खुद से ये क्वेश्चन पूछिए। पहला, आज लर्निंग की ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है मेरे सामने जिससे मैं या मेरे साथ वाले लोग कुछ सीख सकते हैं। इन अपॉर्चुनिटीज को एक प्लान में बनाकर लिख दीजिए। दूसरा, कहां, कब और कैसे मैं ये प्लान पे काम कर सकूंगा या करूंगी। कहां, कब और कैसे देने से आपके पास एक मजबूत प्लान बनता है। कैसे के बारे में सोचने से आपको अलग अलग वेज के बारे में पता चल पाता है और ऐसे ऑब्स्टेकल्स आपके ध्यान में आते हैं जो शायद आपके सामने आ सकेंगे। इनको सोचने के बाद आप एक नया प्लान बनाइए। तीसरा, फिर दोबारा आप अपने आप से पूछिए, मैं कब, कहां और कैसे इस नए प्लान पे काम करूंगा। इस समय आप चाहे जैसा भी फील कर रहे हो, अपने फिक्स माइंडसेट पर्सोना से बात करिए और प्लान पर जुट जाइए। जब आप प्लान में सक्सेसफुल हो, तो खुद से ये लास्ट क्वेश्चन पूछना ना भूलें कि मेरे को ये ग्रोथ को मेंटेन और कंटिन्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा। इस जर्नी के ये सारे स्टेप्स और अभी ये ग्राफिक समरी से आपके पास एक प्रैक्टिकल तरीका है ग्रोथ माइंडसेट को अपनी लाइफ में इंक्लूड करने का। कंक्लूजन के तौर पर लेखिका कहती है, फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट का चेंज काफी मुश्किल है, लेकिन मैं आज तक ऐसे किसी भी व्यक्ति से नहीं मिली जिसने मुझे कहा हो कि उसके लिए यह चेंज वर्थ इट नहीं था। तो दोस्तों, आप भी विचार करिए और इस जर्नी पे जुट जाइए। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।